मास्टर वंशीधर घर में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी बहू सुमन को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने मास्टर साहब से कहा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं और जाकर बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ क्यों शोर मचा रखा है। और जब वो ना माने तो अगले दिन बहू ने बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने शोर मचा दिया कि मास्टर पागल हो गए हैं और बच्चों को मार रहे हैं। तो लोगों ने मास्टर साहब की खूब पिटाई की और बहू ने पति को झूठी कहानी बनाकर सुना दी। 5 साल बाद जब वो अपने बेटे का महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्कूल का मालिक। कहानी कुछ यूं थी कि सुमन अपने कमरे में सो रही थी जब रोज़ की तरह आने वाले शोर से उसका सिर चकरा गया था। आज उसकी तबीयत खराब थी, सिर में तेज़ दर्द था और अब आंगन में बच्चों के शोर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। वो एकदम कमरे से निकली और बच्चों पर बरस पड़ी थी। बच्चों ने डर कर देखा, तभी मास्टर साहब भी आते दिखाई दिए। मास्टर साहब ने कहा, बेटा बस 1 डेढ़ घंटे की बात है, सहन कर लो, फिर उसके बाद आराम से सो जाना। घर का कोई काम न करना, भोजन आदि मैं ही बना लूँगा। अब बच्चों की पढ़ाई का समय है, पढ़ना तो है ही इन्होंने। मास्टर साहब ने कहा तो सुमन ने गुस्से भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, मुफ्त की मुसीबत आपने पाल रखी है, सारे मोहल्ले का ठेका जैसे आपने ही ले रखा है। अगर कोई फीस नहीं दे सकता तो पढ़ने ना आया करे। क्या समाज सेवा की सूझी हुई है? घर वाले शांति से रहें या ना रहें, लेकिन महानुभाव को बाहर वालों की सेवा करनी है। वो बहुत कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि मास्टर साहब बच्चों के सामने सुमन की बातों पर शर्मिंदा हो गए। वो बुजुर्ग आदमी थे, पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। आज बहू ने उनके सामने जुबान चलाई थी तो ज़रूर बच्चे अपने घरों में जाकर बताते, उनकी कितनी बदनामी हो जाती। मास्टर साहब ने बच्चों की तरफ देखा और कहने लगे, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सेवा भी बहुत ज़्यादा करती है। आजकल उसकी तबीयत ख़राब है और आराम का समय नहीं मिल रहा, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। आप सब उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। मास्टर साहब की बात सुनकर बाकी बच्चों ने भी सिर हिला दिया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। यहाँ छठी कक्षा से लेकर स्नातक करने वाले तक छात्र सभी पढ़ने आते थे। ये वो बच्चे थे जो अपनी शिक्षा का खर्च पूरा नहीं कर सकते थे। प्राइवेट एडमिशन तो करवा दिए गए थे, मगर अब आगे पढ़ने के लिए पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मास्टर साहब ने तब अपनी सेवा पेश कर दी थी। उन्होंने बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का सिलसिला सालों पहले शुरू किया था, जब उनके अपने बच्चे भी छोटे थे, और ये सिलसिला अब तक जारी था। अपनी पत्नी के देहांत के बाद वो बहुत अकेले रह गए थे और इसी अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने शिक्षण को अपना सहारा बना लिया था। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उन्हें दिली सुकून मिलता था। उनके लिए यही काम अब एक पुण्य का रास्ता बन चुका था। बच्चे जब दोबारा किताबों में झुककर बैठे तो आंगन में हल्की सी खामोशी छा गई। मास्टर साहब ने एक एक बच्चे की कॉपी खोल कर देखा और उन्हें गणित के सवाल समझाना शुरू कर दिए। उनकी आवाज़ धीमी मगर मजबूत थी, कभी किसी के सवाल का जवाब देते तो कभी किसी को हौसला देते। ऐसे महसूस होता जैसे इस घर में पढ़ाई के साथ साथ समृद्धि भी उतर रही हो। मास्टर साहब को दिली सुकून महसूस हो रहा था। मास्टर साहब ने एक नज़र बहू के कमरे की ओर डाली, जहाँ सुमन दोबारा लेट चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर उसके दिल में दया पैदा करे, ताकि ये पुण्य का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहने दे। वो चाहते थे कि ये काम कम से कम तब तक तो चले जब तक उनकी ज़िंदगी है। उनके बाद उनका बेटा अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा, वो इस काम को जारी रखे या ना रखे। बच्चे उनके पास आसपास बैठकर मन लगाकर पढ़ते रहे और घर में दोबारा वही शांत माहौल बन गया जो हमेशा बनता था जब मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर वंशीधर उम्र के आखिरी सालों में प्रवेश कर चुके थे। सफ़ेद दाढ़ी और कमज़ोर शरीर के बाद भी उनके दिल में विद्या की अग्नि अभी तक जीवित थी। वो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे। बच्चे उनसे प्रेम करते थे। उनके नरम स्वभाव की वजह से वो सबके प्रिय गुरुजी थे। लेकिन उनकी नई बहू सुमन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपने घर में रोज़ रोज़ बच्चों का आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे शोर से नफरत थी। उसे लगता था कि मास्टर साहब घर की शांति बर्बाद कर रहे हैं। अगर मास्टर साहब बच्चों से फीस लेते तब शायद वो किसी बात पर आपत्ति ना करती कि चलो घर में कुछ पैसे आ रहे हैं, लेकिन मुफ्त की सेवा उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसलिए वो अपने पति मोहन को भड़काती रहती थी कि पिताजी को रोकें, मुफ्त में लोगों की सेवा ना करने बैठ जाया करें। घर में हर समय शोर रहता है,
मैं चैन की नींद तक नहीं सो सकती। घर नहीं है, कोई धर्मशाला खोल रखी है। लेकिन मोहन एक नरम दिल इंसान था। वो हमेशा कहता कि पिताजी की खुशी बच्चों को पढ़ाने में है, इसलिए उन्हें करने दो जो वो चाहते हैं। तो तुम उन्हें किसी बात के लिए मत रोका करो। बच्चे 2 घंटे के लिए तो आते हैं, बाकी दिन और रात तुम जितना चाहो सो लिया करो। पहले बच्चे दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ा करते थे, मगर तुम्हारे आने के बाद पिताजी ने समय को कितना कम कर दिया है। तुम ये भी तो देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए सुविधा ही निकाली है, तो अब तुम्हें भी दिल बड़ा करना होगा। पति की बात सुनकर सुमन खामोश हो जाया करती थी, मगर उसके दिल में नफरत बढ़ती गई। मोहन के समझाने के बाद कुछ दिन तो सुमन ने शांति से गुजार दिए थे, मगर फिर से उसे गुस्सा आने लगा था। जब भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, वो घर के अंदर वाले हिस्से तक ही सीमित हो जाया करती थी, जबकि बाकी समय सारा वो आराम से आंगन में चलते फिरते गुजार दिया करती थी। अब उसने सोच लिया था कि वो इस मामले को अपने तरीके से निपटाएगी। अगर मास्टर साहब सही तरीके से नहीं मान रहे थे, तो उंगलियों को टेढ़ा करेगी। एक दिन उसने सबके सामने मास्टर साहब से कह दिया कि अपना सामान उठाकर कहीं और जाकर पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ शोर मचा रहता है। मास्टर साहब ने नरमी से कहा कि बेटी, थोड़ी देर की बात है, बच्चे पढ़कर चले जाएंगे। मगर सुमन का गुस्सा कम ना हुआ। अगले दिन जैसे ही बच्चे पढ़ने आए, सुमन ने दरवाजे पर ही उनको रोक लिया। मास्टर साहब पीछे आए तो उसने बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ पर मुंह उठाकर रोज चले आते हो। एक बार मेरी कही हुई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अपने साथ साथ अपने इस मास्टर को भी मुश्किल में डाल रहे हो। कहीं ऐसा न हो तुम लोगों की वजह से इसका भी दाना पानी इस घर से उठ जाए। सुमन की बात सुनकर सारे बच्चे परेशान हो गए थे, मगर उसी समय मास्टर साहब मंदिर से पूजा करके लौट आए। सुमन की बात सुनी तो कहने लगे, बहू क्यों बेवजह क्लेश कर रही हो? शांति से काम लिया जा सकता है। चलो बच्चों, तुम लोग आंगन में चलो और बैठकर पढ़ो। सुमन के गुस्से के जवाब में भी मास्टर साहब ने धैर्य दिखाया था, मगर सुमन आज ही कुछ न कुछ करने की ठान चुकी थी। इस मामले को आर या पार लगाने का फैसला कर चुकी थी। उसने बच्चों को घर में आते हुए देखा तो एकदम सामने पड़ी हुई छड़ी उठाई और बच्चे की कमर में जोर से मार दी। बच्चे के मुंह से चीख निकल गई। मास्टर साहब ने भी हैरान होकर इस तरफ देखा, मगर उस समय सुमन रुकी नहीं थी। उसने वहां मौजूद सारे बच्चों को उस छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से इन पर छड़ियां बरसा रही थी। अंधाधुंध सब पर छड़ी बरसाते वो ये नहीं देख रही थी कि बच्चे को कहाँ कहाँ लग रही है। दया और संवेदना नाम की चीज़ ही जैसे उसके सीने से निकल चुकी थी। काफ़ी बच्चों को ज़ोर से लगी थी और वो लहूलुहान हो गए थे। अफरा तफरी सी मच गई थी। बच्चे चीखते हुए गली से बाहर निकलने लगे। जब सुमन ने खूब हंगामा खड़ा कर दिया तो रोने लग गई कि मास्टर साहब पागल हो गए हैं और बच्चों को मार रहे हैं। मोहल्ले वाले उसकी चीखें सुनकर दौड़ आए। सामने का दृश्य देखकर सबके दिल दहल गए थे। उनके बच्चे जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े करहा रहे थे। सुमन लगातार चिल्लाती जा रही थी कि मास्टर साहब ने बच्चों को मारा है, मास्टर साहब ने बच्चों को जख्मी कर दिया है। मोहल्ले वाले बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सच जाने बिना बूढ़े गुरुजी को बेरहमी से मारा। कमज़ोर शरीर पर हर चोट उनके सम्मान पर पड़ रही थी। वो बस कर कह रहे थे कि मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने ना सुना। मास्टर साहब के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थीं। लोगों की इतनी मार वो सहने के काबिल नहीं थे। दिल भरकर उन्होंने मास्टर साहब को पीटा और अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले गए और साथ ही कहने लगे, हमारे बच्चे यहाँ पर आज के बाद कभी नहीं आएंगे। मुफ्त में शिक्षा देते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमने हमारे बच्चों को ख़रीद लिया है। इससे तो अच्छा है कि हम ज़रा ज़्यादा मेहनत करें और अपने बच्चों को फ़ीस लेने वाले शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेज दें। कम से कम वो इन्हें ऐसे बेरहमी से मारेगा तो नहीं। मास्टर साहब सबकी बातें सुन रहे थे, मगर उनके अंदर बोलने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। उनके सिर से खून बह रहा था। पैरों और हाथों पर भी अच्छी खासी चोटें आई हुई थीं। वो वहीं ज़मीन पर पड़े थे। सुमन ने आगे उन्हें बढ़कर उठाने की कोशिश भी नहीं की थी। खुद ही गिरते पड़ते उठे और चारपाई पर बैठ गए। शिकायत भरी नज़रों से सुमन की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उठकर अपने कमरे में चले गए। वो गर्म बिस्तर में लेटना चाहते थे ताकि उनकी बूढ़ी हड्डियों को गरमाइश से कुछ आराम मिल जाए। मोहन घर आया तो सुमन पहले से तैयार थी। उसने अपना हुलिया बिगाड़ कर रोना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, हद कर दी है आपके पिता ने। मुझे लगता है पागल हो गए हैं। इन्हें मानसिक रोग के अस्पताल में एडमिट करवाएं।
ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया और जब मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर भी हाथ उठा दिया। मोहन ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और उसकी बात का खंडन कर दिया, मगर सुमन कहती रही कि आपके पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया है। मोहन को कुछ समझ न आया। वो बाहर निकला तो उसने अपने पिता को जख्मी हालत में अपने बिस्तर में लेटे हुए पाया। उसने पिता को उठाया और सारे मामले के बारे में पूछा, मगर पिताजी ने कुछ ना कहा। इस उम्र में वो बेटे को उसकी पत्नी की सच्चाई नहीं बताना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का घर खराब हो जाए, इसलिए सब्र के घूंट भर कर रह गए थे। वो चाहते तो उसी समय सुमन की असलियत उसे बता देते और बच्चों को गवाही देने के लिए बुलवा लेते। उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना ज़रा भी मुश्किल नहीं लग रहा था, मगर मामला सारा ये था कि वो बेटे की बसती हुई दुनिया को नहीं उजाड़ना चाहते थे। जानते थे कि बेटा पत्नी से बहुत प्रेम करता है और वो उनसे भी बहुत प्रेम करता था। वो इसे चक्की के दो पार्टों की तरह पीसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फैसला किया और सो गए। अगली सुबह मास्टर साहब ने बच्चों को किताबें और कापियाँ एक थैले में डाली और खामोशी से घर छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने पलटकर एक नज़र अपने घर पर डाली थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्हें इस घर से बहुत लगाव था। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी घर में गुजारा था, मगर बहू की नफ़रत ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर वो अपने शौक़ को पूरा कर सकें। फिर उसके बाद मास्टर साहब को कभी किसी ने नहीं देखा था। मोहल्ले वालों को सच्चाई पता चल चुकी थी। बच्चों ने मास्टर साहब की सच्चाई बता दी थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मास्टर साहब के घर से चले जाने की खबर सुनकर दोबारा किसी ने भी मास्टर साहब के घर का रुख तक नहीं किया था, क्योंकि सभी सुमन के बुरे व्यवहार से खूब अच्छी तरह से परिचित हो चुके थे। 5 साल गुजर गए, किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मोहन और सुमन का बेटा अब स्कूल जाने की उम्र को पहुंच गया था। सुमन चाहती थी कि उसका बेटा एक महंगे और बड़े स्कूल में पढ़े। अपनी इस इच्छा का इजहार वो कई बार मोहन के सामने भी कर चुकी थी। मोहन भी मुस्कुराते हुए कहता, हाँ हाँ, मैं अपने बच्चे को शहर के सबसे महंगे और बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। कहता, अगर पिताजी होते तुम्हारे बेटे को इतने अच्छे से पढ़ाते कि वो शहर का सबसे बुद्धिमान बच्चा होता। वो अक्सर ही पिता को याद करके उदास हो जाया करता था। कितना ढूंढा था उसने पिता को, लेकिन कहीं मिले नहीं थे। वो जानता था कि यहाँ पर होने वाली घटना ने उन्हें दिल से दुखी कर दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए थे। आज तक उसे सही से इस घटना की खबर तक नहीं हो सकी थी। अपने बेटे रोहन का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मोहन ने ऑफिस से विशेष तौर पर छुट्टी की थी। सुबह ही सुबह वो दोनों तैयार हो गए और बच्चे को लेकर एक मशहूर स्कूल पहुँचे। ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, पढ़ाई के लिए भी सबसे ज़्यादा मशहूर था, महंगे तरीन स्कूलों में से एक, जिसकी शिक्षा का स्तर अत्यंत ऊंचा था। शहर का कोई भी स्कूल इस स्कूल का मुकाबला नहीं कर पाता था। स्कूल की इमारत देखकर सुमन हैरान रह गई। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए और रोहन का एडमिशन करवाने के लिए ज़रूरी जानकारी ली। कुछ फॉर्म्स भरे, रोहन का एडमिशन हो गया तो मोहन ने कहा कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से मुलाकात कर लेते हैं। वो ऑफिस में गए। कुछ पलों बाद एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अंदर आया। संतुलित अंदाज और मजबूत व्यक्तित्व उसके वजूद से झलक रहा था। वो आज की पीढ़ी का नौजवान था, जिसके चेहरे से ही बुद्धिमत्ता टपक रही थी। ये स्कूल कुछ साल पहले ही बना था, लेकिन अपनी बेहतरीन कार्यक्षमता की वजह से इसका नाम शहर के सबसे शीर्ष स्कूलों में होता था। इस नौजवान को देखते ही मोहन को अंदाज़ा हो गया कि ये नई पीढ़ी का व्यक्ति है, जिसने खूब मेहनत की होगी और नए और आधुनिक अंदाज से बच्चों को शिक्षा देने का तरीका निकाला होगा, इसीलिए आज ये इतना सफल है। वो उनके सामने आकर खड़ा हुआ और कहा कि किस लिए आए हैं। मोहन ने कहा कि बेटे का एडमिशन करवाना है। प्रिंसिपल ने बच्चे को देखा, फिर सुमन की तरफ देखा और पहचान कर रुक गया। फिर उसने कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मोहन और सुमन ने उसकी बात सुनकर इनकार में सिर हिलाया और कहने लगी, आप ही बता दीजिए आप कौन हैं, हमारी पहचान में तो नहीं आ रहे। तब वो नौजवान कहने लगा, मैं वही हूँ जिसे आपके पिताजी ने मुफ्त पढ़ाया था। मैं अपनी शिक्षा का खर्च पूरा नहीं कर सकता था। वो खुद ही मुझे कापियाँ किताबें लेकर देते थे, उसके साथ साथ विद्या भी दिया करते थे। मैं मास्टर वंशीधर का शिष्य हूँ। वही गुरुजी जिन पर आपने झूठा आरोप लगाया था, वही गुरुजी
जिन्हें मोहल्ले वालों ने मारा था, वही गुरुजी जो 5 साल पहले शहर छोड़कर चले गए थे, जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए हैं। मोहन ने हैरान नज़रों से नौजवान की तरफ देखा। सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा कि मैंने ये स्कूल उसी दिन बनाने का फैसला किया था जब मेरे गुरुजी का अपमान हुआ था। मैंने उनकी दी हुई शिक्षा को उनके नाम के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। लेकिन आज अगर आपके बच्चे का एडमिशन चाहते हैं आप लोग, तो पहले गुरुजी से माफ़ी मांगकर उन्हें राज़ी करना होगा। मैं गुरुजी की अनुमति के बिना इस बच्चे को एक कदम भी इस स्कूल में आने नहीं दूंगा। मैं विद्या का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोल सकता जिन्होंने गुरुजी का दिल तोड़ा हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, जबकि सुमन बिना बोले कुर्सी पर बैठ गई। दिल में अक्सर पछतावा सिर उठाया करता था कि उसने बूढ़े ससुर के साथ ठीक नहीं किया। वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ससुर घर ही छोड़कर चले जाएं। बस बच्चों को अपने घर में मुफ्त की शिक्षा के लिए आने से रोकना चाहती थी। मोहन ने सुमन की तरफ देखा और धीरे से कहा कि हमने बहुत गलत किया है, हमें पिताजी को ढूंढना होगा। प्रिंसिपल ने जाते जाते एक बात कह दी कि गुरु के दिल पर लगाया गया जख्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुमन ने सिर झुका लिया। मोहन ने कहा कि पिताजी को ढूंढकर माफ़ी मांगना ज़रूरी है, वरना हम अपनी ही नज़र में गिर जाएंगे। तुमने मुझे क्या कहानी सुनाई थी, जबकि किस्सा क्या निकला है? सुमन ने सिर झुका दिया और कहने लगी, सब मेरी गलती थी, वो सब कुछ मैंने किया था, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मोहन ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। 5 साल बाद पहली बार इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उनके दिल में पछतावे का बोझ बढ़ता गया। इन्हें मालूम हुआ कि गुरुजी की बद्दुआ का बोझ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और अब इन दोनों को मास्टर वंशीधर को ढूंढकर उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगनी थी, ताकि उनकी ज़िंदगी से ये अंधेरा समाप्त हो सके। मगर ना जाने मास्टर साहब कहाँ थे, जीवित भी थे या नहीं। वो दोनों प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकल आए और स्कूल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। उन्हें विश्वास हो गया था कि रोहन को यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि स्कूल के मालिक ने जो शर्त रोहन का एडमिशन करने के लिए रखी थी, वो उसे पूरी नहीं कर सकते थे। वो स्कूल से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उसी पल स्कूल के गेट से एक बड़ी गाड़ी अंदर आई। मोहन ने ध्यान से देखा तो इसमें मास्टर बंशीधर बैठे हुए थे। उनके व्यक्तित्व में नया सा रूप झलक रहा था। उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, नज़र का चश्मा लगा रखा था। वो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम उनकी तरफ बढ़ा और उनके चरणों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दे पिताजी, मैंने क्या गलती की थी? आपने तो मुझे भी सज़ा दे दी और छोड़कर चले गए। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर मास्टर बंशीधर को सालों बाद अपना बेटा मिला था। उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कहने लगे, मैं तुम्हारा घर ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरे वहाँ रहने से तुम्हें सच्चाई का पता चल जाता, इसलिए चुपचाप घर छोड़कर चला आया। फिर उन्होंने अपने पोते रोहन की तरफ देखा तो बिना कुछ कहे नीचे ज़मीन पर बैठ गए। रोहन भागते हुए उनके गले लग गया, क्योंकि मोहन अक्सर अपने दादा की तस्वीर रोहन को दिखाता रहता था और उसे दादा की बातें भी सुनाया करता था। सुमन भी शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। बाप बेटा जब मास्टर बंशीधर से मिलकर अलग हुए तो वो एकदम उनके चरणों में गिर गई। कहने लगी, पिताजी मुझे माफ़ कर दें, मेरा मकसद आपको घर से निकाला बिल्कुल नहीं था। मैं बस बच्चों का शोर घर में बंद करना चाहती थी। वो सब कुछ मैंने नादानी में किया। आप बड़े हैं, कृपया मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। मास्टर साहब ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। इतने में स्कूल का मालिक बाहर निकल आया और मास्टर साहब को आदर और सम्मान से पकड़कर अंदर ले गया। मोहन और सुमन भी उनके साथ चले आए थे। तो मास्टर साहब ने बताया कि वो घर छोड़कर जब निकले थे तो उनका यह शिष्य अभी स्कूल की नींव रख रहा था। वो उन्हें इसी स्कूल में ले आया और वो दोनों एक साथ ही स्कूल में रहने लगे। मास्टर साहब के विचारों पर अमल करते हुए इस नौजवान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और आज बहुत सफल था, क्योंकि उसने गुरु की वास्तविक इज्जत को पहचाना था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए,
तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।